प्रस्तावना में एक शब्द शामिल किया गया है, समाजवादी शब्द। इसके अलावा डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, भाग 4 पढ़े होंगे आप। राज्यों का जो मूल उद्देश्य बनाया गया है, राज्यों का जो मूल कर्तव्य बनाया गया है, वो सामाजिक आर्थिक कल्याण बनाया गया है। एक और अनुच्छेद आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 31C कैसे लाया गया? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित करके अनुच्छेद सी जोड़ा गया और कहा गया कि 39B और C जो समाजवादी उद्देश्य को साकार करने का प्रमुख हथियार है। अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो रहा हो, अनुच्छेद 14, 19 और 31 फंडामेंटल राइट, तो वायलेशन नहीं माना जाएगा। खैर, इसको समझते हैं थोड़ा सा। आज हम जानेंगे कि समाजवादी, पूंजीवादी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है और भारत सरकार बार बार समाजवादी शब्द को हटाने का प्रयास कर रही है, क्या कारण है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख रहे हैं दी गोल चक्र का एक यूट्यूब चैनल। आते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समाजवादी एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था? समाजवादी, इसका जो विचारधारा है वो जर्मन का दार्शनिक था कार्ल मार्क्स, उसने ही दिया था, कार्ल मार्क्स। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ क्या होता है? सीधा सा इसका अर्थ है कि जो देश है, राज्य के द्वारा जब समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण किया जाए, समाजवादी कहलाता है। मतलब कि जो भौतिक संसाधन है देश के भीतर, उन भौतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो और सबको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। भौतिक संसाधन, उन भौतिक संसाधनों में चाहे उद्योग हो, जमीनें हो, प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे जो हो, वो सब सारी चीजें सारी जनता में समान रूप से वितरित की जाए, समाजवादी देश कहलाता है। यही समाजवादी उद्देश्य है। मतलब कि यहां पर किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये राज्य निर्धारित करता है। सीधा सा अर्थ हुआ कि कोई कोई केंद्रीय अर्थव्यवस्था है, कोई केंद्रीय प्राधिकरण है जो सारे राज्य को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, भौतिक संसाधनों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए इसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मतलब यहां पर अपने हिसाब से आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जो उद्योग धंधे होते हैं, जो उद्योग जगत होता है, जो इंडस्ट्री होती हैं, वो अपनी रुचि के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकती हैं। अच्छा, जब रुचि के अनुसार नहीं उत्पादन करेंगी तो बहुत प्रतियोगिता भी नहीं होगी, वस्तुओं की गुणवत्ता भी नहीं होती, वस्तुओं में विविधता भी नहीं होगी। सो जो उपभोक्ता है वो अपने रुचि के अनुसार वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो इस समाजवादी, मतलब कि यहां पर सामाजिक आर्थिक कल्याण ही प्रमुख उद्देश्य बनाया जाता है। इसीलिए आपके प्रस्तावना में समाजवाद शब्द शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये शामिल किया गया। खैर, प्रस्तावना में तो शामिल किया ही गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सारा उद्देश्य ही राज्य का। राज्य क्या होता है? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में दी गई राज्य की परिभाषा है। उन सारी संस्थाओं से, राज्य का अर्थ उन सारी संस्थाओं से होता है जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित की जाती हों, राज्य की परिभाषा में आती है। ठीक है ना? जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में, एलआईसी से लेकर के आपका राज्य विधानमंडल से होते हुए जितना भी नगर पंचायत वगैरह वगैरह, एफसीआई वगैरह, सारा चीज जो है राज्य की परिभाषा में आता है। मेरा यहाँ पे कहना सीधा सा है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो भौतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है। इसके अलावा जो भौतिक संसाधन होते हैं वो जो है प्रत्येक नागरिकों में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सामाजिक आर्थिक कल्याण इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं होती है। उद्योग धंधे यहाँ पर अपनी इच्छाओं के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। खैर, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रोविजन टच कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, डीपीएसपी का 2 अनुच्छेद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, अनुच्छेद 39B और C, जो कहता है कि भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, केंद्रीकरण ना होने पाए। मतलब कि किसी के पास 1000 बीघा जमीन है और किसी के पास, बेचारे के पास, 5 जमीन नहीं है, तो भौतिक संसाधनों का सम वितरण होना चाहिए। समाजवादी उद्देश्य तो यही बोलता है। लेकिन नहीं, किसी के पास 1000 बीघा, किसी के पास 100 बीघा, किसी के पास जरा भी जमीन नहीं। भारत में पता भी है सीमांत किसानों की संख्या कितनी है। 86% बेचारे लघु और सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है।
बहुत विडंबना है। भारत में लघु जोत आकार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के पास हजारों बीघा जमीनें हैं, तो क्या उनसे जमीनें लेकर के जो है, जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको वितरित नहीं किया जाना चाहिए? ऑफकोर्स वितरित किया जाना चाहिए। इसके लिए 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया, और इस 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि अगर 39 बी और सी, मतलब कि जो भौतिक संसाधनों के संवितरण से संबंधित प्रावधान है, इसको लागू करने के लिए अगर किसी के मूल अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का वायलेशन भी हो रहा हो तो वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? तो इस समाजवादी, खैर, नई आर्थिक नीति सरकार लाती है 1991 के बाद। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद सरकार धीरे धीरे समाजवादी उद्देश्य से पूंजीवादी उद्देश्य की तरफ बढ़ने लगता है। खैर, अच्छा, जितना भी समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी उसमें राज्य के अंतर्गत सारी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत ही शामिल होंगी। आपको पता है, राज्य जो है अपने कर्तव्यों का प्रयोग करके नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और नागरिक जो है अधिकार की गारंटी लेते हैं, ठीक है ना, राज्यों से। लेकिन जितना ही निजीकरण बढ़ेगा वो राज्य की परिभाषा से अलग होंगे, तो वो मूल अधिकार प्रदान करने का दावा नहीं रखते हैं निजी प्लेयर। इसलिए जितना प्राइवेटाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा और आपका लिबरलाइजेशन होगा, मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जो भी देश आगे बढ़ेंगे वहां पर फंडामेंटल राइट की गारंटी नहीं होती है। ठीक है ना? खैर, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे आते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ नाम सुना होगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं एडम स्मिथ। क्वेश्चन भी पूछा था शायद पीसीएस में, ठीक है ना? खैर, मेरा ये मानना है कि भाई इन्होंने एक थ्योरी दी थी, मेरा नहीं, एडम स्मिथ का मानना है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ओपन मार्केट थ्योरी। इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1976 में, 1776 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना? तो ये बुक जब प्रकाशित हुई तो उसमें अहस्तक्षेप की नीति दी गई। कहा गया कि राज्य के द्वारा जो भी कंपनी, कल कारखाने हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं, उन पर लगाम ना लगाए, उनको स्वतंत्र छोड़े, और जब वो व्यापार करेंगे रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार बढ़ेगा, मिलेगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब कि ये बाजार प्रणाली पर आधारित होती है, लाभ पर आधारित होती है, क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित होती है, यह मांग और आपूर्ति पर आधारित होती है, टोटल लाभ पर आधारित होती है। ध्यान में रखिएगा, यहां पर निवेश अच्छा होगा, यहां पर उत्पादन अच्छा होगा, यहां पर रोजगार की बात की जाएगी, यहां पर प्रतिस्पर्धा की बात की जाएगी। इतना ही नहीं, अपनी मनपसंद की इंडस्ट्रियां वस्तुओं का उत्पादन कर सकती हैं, और उपभोक्ता जो होता है ना, वो विविध प्रकार के वस्तुओं का उपभोग कर सकता है अपने मनपसंद का। इसे उपभोक्ता बाजार भी कहते हैं। ठीक है? पर हाँ, लाभ के ठीक है तरीके, पर नुकसान भी है। कौन से नुकसान? आय असमानता बढ़ेगी। यहां पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि आय असमानता जिन पूंजीवादी देश हैं, जौन से पूंजीवादी देश, वहां पर जबरदस्त है। खैर, समाजवादी देश तो और भी हैं, इंडिया भी कुछ समाजवाद को फॉलो करता है, यहां पर आय असमानता कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सेंसस 2011, जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, वो भी बताती है कि जो आय असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। खैर, ये तो खैर रही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो मेरा यहाँ पे कहना सीधा सा है कि जो भी भौतिक संसाधन होते हैं किसी देश में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वाले देश में, वहाँ पर निजी प्लेयर का अधिकार होता है, राज्य का नियंत्रण नगण्य होता है, और यहाँ पर मांग, आपूर्ति, बाजार प्रणाली, क्रय शक्ति क्षमता और लाभ पर आधारित उत्पादन, व्यापार वगैरह किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर सामाजिक आर्थिक कल्याण का उद्देश्य नहीं होता है, लाभ का उद्देश्य होता है। ठीक है? खैर, ये तो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत 1991 के बाद से धीरे धीरे झुक रहा है। कैसे? एलपीजी के मॉडल से भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट लाया, और सोचा कि हमको जो है, ठीक है कि हम जो है सामाजिक परियोजनाओं, योजनाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक कल्याण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता देने के लिए, निर्यात स्तर को बढ़ाने के लिए, तकनीकी नवाचार और उद्योग धंधे, रोजगार, प्रतियोगिता, लाभ, तमाम सारी चीजें
बढ़ाने के लिए हमको पूंजीवादी उद्देश्यों को ग्रहण करना चाहिए। सो पूंजीवादी देश की तरफ आगे भारत सरकार बढ़ रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत सरकार, अच्छा जो ये पूंजीवादी देश हैं, जितने भी यूरोपीय कंट्रियां हैं, अमेरिका है, ये सब जो विकसित कंट्रियां हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाई हुई है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको दोनों की जरूरत हो, सामाजिक कल्याण, सामाजिक आर्थिक कल्याण की भी जरूरत हो और लाभ की भी जरूरत हो। जो बाजार प्रणाली, क्रय विक्रय, आपूर्ति, बाजार प्रणाली, इन सब चीज़ों में भी खेलती हो, लाभ भी अर्जित करनी चाहती हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता भी स्थापित करनी चाहती हो, और साथ ही साथ अपने नागरिकों के भीतर जो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, आय असमानता, महिला सशक्तिकरण वगैरह वगैरह है, वो सामाजिक उद्देश्य साकार करने का एक कॉन्सेप्ट समाजवादी तथ्यों को भी रखती हो, और पूंजीवादी तथ्यों की मतलब कि जो है यहाँ पर निजी प्लेयर और सार्वजनिक प्लेयर दोनों होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्राजील की अर्थव्यवस्था, नॉर्वे की अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना? तो खैर, समाजवादी शब्द को हटाए जाने का प्रयास कुछ किया जा रहा है, हालांकि अभी इस पे लगाम लगा हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर और मैं टॉपिक पर डिस्कशन करूं। बाकी सब ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल